ओके सो हाय सत्या। बहुत स्वागत है आपका जनसुराज के फर्स्ट ओवरसीज पॉडकास्ट में। एंड मेरा नाम आदित्य आनंद है। मैं जनसुराज ओवरसीज यूरोप चैप्टर से जुड़ा हुआ हूँ और साथ में इसको लीड भी करता हूँ। एंड साथ में जनसुराज ओवरसीज सोशल मीडिया टीम है, उसको भी हेड करता हूँ। बेसिकली मैं बिहार के मधुबनी से रहने वाला हूँ। एंड अभी मैं डबलिन में रह रहा हूँ। यहाँ एक बैंक है, वहां पे मैं काम करता हूँ एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। सो आई वेलकम यू एंड आई एम ग्लैड कि आप इस पॉडकास्ट के लिए रेडी हुए। बिफोर वी गो अहेड, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं जनसुराज के बारे में बताऊं। जन सुराज एक अभियान है जो कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर 2022 में। एंड हम सब लोग जानते हैं कि 2 साल तक लगभग 70% विधानसभा को कवर करने के बाद और जो लोकल लेवल पे जनता की जो व्यूज थे, ओपिनियंस थे, उसके अकॉर्डिंग जो है सो प्रशांत किशोर जी और जन सुराज के जो भी मेंबर्स हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 2 अक्टूबर 2024, जो कि लगभग 1.5 महीने के बाद जो है सो एक नई पार्टी फॉर्म करेंगे। एंड उसके बाद 2025 का जो बिहार का विधानसभा इलेक्शन होगा, उसमें जो है सो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम लोग जनसुराज ओवरसीज चैप्टर के मेंबर्स हैं। एंड ये जनसुराज ओवरसीज चैप्टर जो है वो जनसुराज बिहार का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। हम लोग उसी के मेंबर्स हैं। एंड जन सुराज फाउंडेशन जो मेन गाइडिंग फोर्स है, हम वहां से बिलोंग करते हैं। सो अब मैं अपने अपनी बात को मैं खत्म करते हुए एंड आई वेलकम यू। एंड सो आई वांट कि आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एंड फिर हम आगे की अपनी बात जो है सो स्टार्ट करेंगे। हेलो आदित्य। मेरा नाम सत्य प्रकाश सुमन है। मैं भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। अभी फिलहाल में मैं अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो से पीएचडी कर रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। अभी मेरा सेकेंड ईयर पीएचडी खत्म हुआ है और मैं अपने थर्ड ईयर पीएचडी को स्टार्ट करने वाला हूँ। फिलहाल अभी मैं 1 महीने का छुट्टी लेके अपने बिहार आया हुआ था, और जिसमें कि मैंने प्रयास किया कि जनसुराज को ग्राउंड पे जाके देखा जाए, समझा जाए। और मैं जनसुराज से पिछले 5 से 6 महीने से जनसुराज से ओवरसीज चैप्टर करके है हमारा जनसुराज का, उसमें जुड़ा था। उसमें भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है यूएसए चैप्टर, मैं उसके थ्रू जुड़ा था और मैं वहीं से जनसुराज की बातों को कोशिश करता था, जो कि जो भी हमारे बिहार के रहने वाले भाई बहन है उन तक जनसुराज को कैसे पहुंचा जाए, क्या उनसे कैसे बातचीत किया जाए, क्या बिहार के लिए बेहतर किया जा सकता है, पीके के सोच से उनको जोड़ा जाए, ताकि हम सारे बिहारी मिलके अपने बिहार में जो एक नई सोच का उदय हुआ है उसका समर्थन दें और कोशिश करें कि आने वाले समय में वो एक अच्छी सी पार्टी बनाए और बिहार के लिए कुछ अच्छा करें। ये काफी अच्छा है कि आप यूएस में रहते हुए भी एंड ये दिखलाता है कि जन सुराज का एक्सपेंशन कितना ज्यादा हो चुका है। एंड जो बिहार के बाहर के रहने वाले लोग भी हैं, जैसे हम लोग जैसे लोग जो हैं, वो भी चाहते हैं कि हम लोग बाहर रहते हुए भी बिहार का जो है सो उदय हो। एंड जैसे प्रशांत जी का कहना है कि बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में, इंडिया के अग्रणी 10 राज्यों में लाना है। सो उसमें हम भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें। सो आपका मेन इंटरेस्टिंग आप तो आपका आप मेनली जो है सो आप क्यों इंटरेस्टेड हुए जनसुराज को लेके। एंड जबकि आप बाहर रहते हैं, सो क्या वो पॉइंट्स थे जो कि, या क्या वो बातें थी जिसको लेके कि आप इतना इंटरेस्ट शो किए जनसुराज में। जैसा कि मैं बताया, मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। तो अगर मैं शुरू से जाऊं तो मैं मेरी 10वीं तक की पढ़ाई बिहार तक हुई। उसके जब तक मैं 16 साल का था, उसके बाद मुझे बिहार छोड़ना पड़ा अपने पढ़ाई को लेके। पहले मैं राजस्थान कोटा गया, फिर वहां से उसके बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च त्रिवेंद्रम में पढ़ा, फिर तब जाके यूएस गया। तो मुझे शुरू से ये बात थोड़ी अजीब लगती थी कि यार, मतलब इतने कम उम्र में मुझे घर छोड़ना पड़ा पढ़ाई के लिए। तो एक बात थोड़ी अजीब लगती थी कि ऐसा क्या है हमारे स्टेट में, ऐसा क्या कमी हुआ कि इतने कम उम्र में मुझे छोड़ना पड़ा। और मुझे ही नहीं, तकरीबन अगर मैं देखूं तो जिस स्कूल से मैंने पढ़ा था वहां पे लगभग 300 छात्र छात्राएं थे हम लोग। तो उन सब में मैं
अभी अगर मैं देखूं तो उसमें से कम 250 बच्चे बिहार छोड़ के जा रहे हैं। तो इन चीजों को देख के थोड़ा सा मन में होता था कि हम कहाँ छूट रहे हैं, ऐसी क्या परेशानी है हमारे स्टेट में कि हम सबको अपने राज्य को छोड़ के बाहर पलायन करना पड़ रहा है। तो इन सबको लेके थोड़ा सा एक चिंता का विषय रहता है। और मेरी उम्र 25 से 26 साल है, और इस एज में तो आप इस बात को समझ ही रहे हैं कि हमें अगर घर से दूर रखा जाए 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो एक थोड़ी सी बेचैनी होती ही है अपनी माँ बाप की चिंता कि कैसे होंगे। तो इन सब को देख के जब 2022 2 अक्टूबर को जब पीके ने ये पदयात्रा शुरू किया, तो उन्होंने इस पलायन के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया कि क्या हमारे बिहार के बच्चे क्या सिर्फ दूसरे राज्य में रह के वहां के लिए काम करने उनके लिए काम करेंगे और अपना घर आंगन और माँ बाप को छोड़ के क्या पूरी जिंदगी भर बाहर रहेंगे। तो उन्होंने इस मुद्दा को उठाया कि नहीं, हम अपने ही राज्य में कुछ ऐसा व्यवस्था बनाए जिससे कि हमारे लड़के, हमारे बच्चे अपने माँ बाप के पास रह सके। तो ये सोच मुझे काफी मतलब बहुत ज्यादा एक अच्छी सोच लगी, क्योंकि जो बिहार में जो एक सोच है कि हमें अगर अच्छा करना है या तो आप आईएएस आईपीएस बन जाओ, अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप बिहार छोड़ दो। तो हम जैसों को बिहार छोड़ना पड़ गया। तो जब पीके ने इस बात को उठाया, जनसुराज ने इस बात को उठाया कि नहीं, हमें अपने बच्चों को अपने स्टेट में रखना है, हमें अपने बच्चों को अच्छी व्यवस्था, कोशिश करनी है कि नौकरी यहीं पे कराई जाए। तो इन बातों ने मुझे काफी आकर्षित किया, जिससे कि मैंने जनसुराज को सोशल मीडिया की तरफ फॉलो करना शुरू किया और जनसुराज के बारे में जानना समझना शुरू किया। तब जाके मुझे एक थोड़ा भरोसा हुआ कि नहीं, जनसुराज एक सही विकल्प लग रहा है जो कि हम जैसे युवा के लिए सोच रहा है। तो इसीलिए मैं जनसुराज से जुड़ा और जनसुराज के बारे में और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी सही मुद्दा है ये। पलायन आज के डेट में बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। एंड ये बात सही है कि लगभग जो है सो 50 to 60% लोग जो है सो बिहार से, जो भी खासकर यूथ कम्युनिटी जो है, या तो काम करने के लिए या फिर अपने जॉब के लिए, अपने भविष्य को देखने के लिए, संवारने के लिए जो है सो उनको बिहार छोड़ना पड़ता है। एंड मेरे लिए भी ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि पलायन को लेके जो आज की जो करंट पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर जो भी छोटे छोटे दल हैं, किसी को भी पलायन उनके लिए मुद्दा नहीं है। बट जनसुराज और प्रशांत किशोर ने इस मुद्दा को उठाया। एंड हमने देखा कि कोविड के टाइम में, जो कि 2020-21 के आसपास में जो है सो कैसे वो दृश्य था हमारे सामने कि दिल्ली से लोगों को लगभग 2000 किलोमीटर, 1500 से 2000 किलोमीटर लगभग जो है सो पैदल ट्रैवल करके आना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई वहां पे ना तो कोई सपोर्ट था, ना तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, ना तो उस समय की जो बीजेपी सेंट्रल की गवर्नमेंट थी उनका भी कोई सपोर्ट नहीं था। सो वो काफी पीड़ादायक था। उस समय मैं इंडिया में ही था एंड मैं भी दिल्ली में रह रहा था फॉर्चुनेटली। ऑल्सो मैं वहां से मैं मूव नहीं किया क्योंकि मेरा जॉब था वहां पे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं बिहार में अगर जाऊं भी, अगर वर्क फ्रॉम होम भी करूं, तो वहां इंटरनेट की भी वैसी सुविधा नहीं है कि हम इतना ज्यादा उस समय खासकर नहीं थी कि हम वहां से भी वर्क फ्रॉम होम भी कर सके। सो ये सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा एक फोर्स है जो कि हम सबको जोड़ता है, कि सब कुछ से जोड़ के, जिसका भी जो भी आइडियोलॉजी है और सब कुछ है, उससे ऊपर उठकर हम लोग जनसुराज और प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि 2025 में एक नया सोच जो पिछले 35 साल में बिहार में नहीं दिखा है, वो चीज जो है सो वहां पे दिखे एंड उसके अकॉर्डिंग वहां पर काम हो। ओके, सो आपने बताया कि आप वहां लगभग 10 दिन के लिए शायद पद यात्रा में ज्वाइन किए, जो कि पद यात्रा था। तो आपने कहाँ पे ज्वाइन किया था, कौन सा जगह था? जी, मैं पदयात्रा मधेपुरा में ज्वाइन किया था। अभी पदयात्रा एक्चुअली तकरीबन मैं 1-2 तारीख को ज्वाइन किया, तो उस समय पदयात्रा मधेपुरा में थी, मतलब 1-2 अगस्त को। मेरा पदयात्रा ज्वाइन करने का ये पर्पस था कि मुझे ग्राउंड पे जाके एक्चुअली देखना था कि ये जो साफ और स्वच्छ राजनीति की जो पीके बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो अमेरिका में था, मैं 2-3 महीने से जो जनसुराज से जुड़ा था, तो मुझे एक हमेशा मन में डाउट रहता था कि क्या इस तरह की जो पीके राजनीति कर रहे हैं, एकदम साफ स्वच्छ और डिसिप्लिन राजनीति, नए लड़कों को जो ला रहे हैं, क्या वो बिहार जैसे राज्य में संभव है? क्योंकि एक
हम देखते हैं कि जी बिहार की राजनीति को अगर आप समझे तो आप यहाँ देखेंगे कितना ज्यादा क्रिमिनलिज्म है, कितना ज्यादा माफियाओं का राज है। तो ये एक मुझे थोड़ा सा मन में हमेशा डाउट रहता था कि ये क्या कैसे पीके कर रहा है, कि बिना क्या बिना लड़ाई झगड़े के वो इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर पाए हैं कि जो घर घर जाके सिर्फ मुद्दों की बात करे, किसी भी न जात का, न धर्म का, न अगड़े की, न पिछड़े की, सिर्फ मुद्दों की बात करे। तो मुझे ये इन चीजों को अपने आंखों से खुद एक्सपीरियंस करना था, तो इसीलिए मैं पद यात्रा गया। और फॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा कि मैं भागलपुर का रहने वाला था और बस अगला ही जिला मधेपुरा था, तो मुझे भी काफी आसानी हुई पहुंचने में। मैं 3-4 घंटे में बस लिया, वहां पहुंच गया, और तकरीबन मैं 10 से 11 दिन तक मैं कैंप में रहा। और फिर उसके बाद मैं वापस रहा आया, क्योंकि चूंकि मेरे सिर्फ 1 महीने की छुट्टी थी, तो मैं कोशिश किया 10 दिन वहां समय दूं और फिर कुछ दिन अपने माता पिता के साथ समय बिताऊं। तो आपका कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस जो आप 10 दिन वहां पे रहे? एंड एक और चीज की शायद मुझे जहां तक पता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने शायद 1-2 दिन के लिए सोचा था कि आप पदयात्रा ज्वाइन करेंगे, तो फिर 10 दिन कैसे रहना हुआ एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था आपका पदयात्रा का? जी जी जी। मुझे तो मतलब जब मैं पदयात्रा जो देखने जो गया, तो मुझे बस देखना था कि मतलब ये लोग कैसे कर रहे हैं। बस मुझे वो सच जानना था, क्या वो जैसे जो राजनीति कर रहे हैं, जिस भी तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं, बस उसमें कहीं कोई छलावा तो नहीं है, वो सच में हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आजकल आप जान रहे हैं सोशल मीडिया का समय है, बस एक ही फोटो को आप 4 तरीके से दिखा दो, वो लगेगा बहुत बड़ा। तो मुझे बस ये सही चीज बात। देखना था, तो मैं बस सोचा था कि जाऊंगा 1-2 दिन तक, देखूंगा और आऊंगा। बट मैं जैसे ही पदयात्रा में पहले दिन गया ना, तो मतलब मैं तकरीबन उस दिन पहुंचा था 4 से 5 बजे के आसपास शाम के टाइम पे। तो ओके। तो लोग नहीं थे, सब पदयात्रा कैंपेनिंग में गए थे। और पीके एक्चुअली 2 तारीख को पटना चले गए थे, क्योंकि वो 4 तारीख वाले 4 अगस्त वाले फंक्शन थे, तो हम पदयात्री यहीं पे थे। तो 5 बजे शाम में मैं पहुंचा, तो उसके बाद वहीं पे थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह किया और फिर आराम किए। और अगले दिन सुबह 6 बजे उनकी प्रार्थना सभा होती है, तो उठ के प्रार्थना किए और खा पी के 9 बजे तैयार हुए। और अगले ही दिन मतलब जैसे ही 9 बजा, तो मुझे कुछ लड़कों ने पकड़ा कि चलो भाई कैंप में यहाँ क्या करोगे अकेले रह के, चलो तुम भी पद यात्रा में। तो मैं भी बस ऐसे ही, चलो अब देखते हैं, अब सब लोग बुला रहे तो चलो चलते हैं, क्या दिक्कत है। सही मैं भी बात। उनके साथ निकल गया। तो बस निकला, और फिर जो चीजें मैंने सीखी, तो वो 1-2 दिन करते करते घर वालों को बोला कि थोड़ा दिन और रुको। तो वैसे ही तकरीबन 10 से 11 दिन हो गया। ये काफी अच्छा लग रहा है सुनने में, क्योंकि आप काफी फॉर्चुनेट हो कि आपको 8 से 10 दिन वहां पे रह सके। एंड अभी तक हम एटलीस्ट मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है कि मैं वहां 1-2 दिन भी स्पेंड करूँ। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि नवंबर में मुझे बिहार जाना है, तो एटलीस्ट मैं 2-3 दिन के लिए काफी, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइट शेड्यूल है एंड 3 वीक्स के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मैं कम से कम 2-3 दिन के लिए ज्वाइन करूं, कि मैं भी देखना चाहता हूं कि लोकल लेवल पे कैसे वहां पे चीजें हो रही हैं और इतना बड़ा सेटअप हो रहा है एंड कैसे चीजें वहां चल रही हैं। सो दैट्स लाइक ग्राउंड लेवल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं भी एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। सो काफी अच्छा था। सो आगे बढ़ते हुए मेरे को जानना था कि कैसा था वहां पे डेली रूटीन, जैसे आपने बताया कि सुबह 6 बजे उठे एंड फिर आगे का पूरे दिन का कैसा रूटीन है वहां पे? तो मैं एक चीज ये दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो हमारी पदयात्रा है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। आपको इसमें कोई ऐसा अव्यवस्था नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल एक व्यवस्थित है। आप जैसे कि ये मुझे तो एक प्रॉपर एकेडमिक सेटिंग लगा, जैसे आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं, राइट। सुबह 6 बजे उठिए, अपना जाइए, नाश्ता वास्ता कीजिए, फिर 9 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगे। 9 से 1 बजे तक क्लासेस कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, वापस आप जाइए 6 बजे तक अपना क्लास लैब जो करना है कीजिए। जन स्वराज की व्यवस्था बिल्कुल एकेडमिक व्यवस्था है, जिसमें कि आप सुबह 6 बजे उठिए, प्रार्थना कीजिए, फिर अपना नाश्ता, नहाइए, धोइए, उसके बाद वापस आपको पूरी जो हमारी जन स्वराज की टीम होती है, वो पहले से ही एक हमारा पूरा मैप तैयार करके रखती है कि कि आपको इन एरियाज में जाके डोर टू डोर कैंपेन करना है। तो उसमें क्या होती है कि जो हमारे 150 लड़के हैं, उनमें हमें अच्छे से हम पूरा प्लान कर लेते हैं कि हमें आज ये 3 पंचायत कवर करनी है और इनमें इन गांवों में जाके हमें कैंपेनिंग करना है। तो उसमें मुझे भी एक टीम में डाला गया, जो कि हमारे 6 लड़कों की टीम थी। और फिर हम सुबह 9 बजे अपना जो भी झंडा है और
हमारा पैम्पलेट्स है, हमारा स्टिकर्स है, हम सब अपने बैग में डाल के हर बच्चे अपने सेलेक्टेड गांव की ओर निकल गए। और फिर वहां पे जाके हम डोर टू डोर अपना जो भी जन स्वराज है टी के बारे में हम उनको समझाते गए। और फिर हमारा एक लंच होता है 1 बजे के आसपास, जो कि जहाँ की हमें चावल दाल और सब्जी एक या फिर किसी दिन राजमा चावल इस तरह के खाने हमें उपलब्ध कराया जाता है, वो खाते हैं। वापस फिर हम अपने उसी कैंपेन के प्रोसेस में लग जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन में। तो अनफॉर्चुनेटली जब मैं पदयात्रा में था तो उस समय एक्चुअली पीके नहीं थे, पीके दिल्ली में थे। वो क्यों थे? क्योंकि जो हमारा मधेपुरा वाला जो क्षेत्र है वो एक्चुअली बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमारे जन स्वराज की टीम ने डिसाइड किया कि चूंकि यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, अभी पीके को यहाँ पे पदयात्रा कराना सही नहीं होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं अगर बाढ़ की स्थिति है, अगर किसी के जान माल का नुकसान हो जाएगा तो वो तो फिर भारी नुकसान है ना। तो उसको देखते हुए जनसुराज ने डिसाइड किया कि पीके आप अभी कुछ दिन पटना में ही रहें, क्योंकि अगर आप आ गए तो भीड़ आ जाएगी और फ्लड जैसे सिचुएशन में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो उसको देखते हुए हमारे जनसुराज ने क्या प्लान बनाया कि हम पदयात्री जो चल रहे हैं, क्या वो हम में इतनी क्षमता है कि क्या हम जाके एक गांव से भीड़ को निकाल सके और उनको पीके की बात, अपने जनसुराज की बात उन तक पहुंचा सके। तो ये टास्क हमें दिया गया और इसमें मैं बिल्कुल आपको इस बात को बताना चाहूंगा कि हम पदयात्री इतने ट्रेंड हो चुके हैं, पीके ने हमें इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी है ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स करने की, कि हम एक दिन में जो सुबह 9 बजे निकलते थे उसमें हमें टोटल 2 से 3 तरह के टास्क होते थे। जैसे पहला होता था कि डोर टू डोर कैंपेन, आपको जाना है हर घर में, आपको बैठ के 10 से 15 मिनट वो पीके के बारे में, हमारा जो जनसुराज का 3 मुद्दा है उनको समझाना है, हमारी क्या सोच है, इस चीज को एकदम इलॉबरेटली उनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज करने के बाद आपको उसी दिन एक छोटी सभा रखनी है पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके। पंचायत में जो भी आपकी टीम को 3 से 4 गांव अलॉट हुए, तो उसमें हमारे 3 से 4 गांव में लोगों को इकट्ठा करते थे। फिर वहां पे तकरीबन जो हम 5 से 6 लोग होते थे वही हर लड़के 10 से 15 मिनट का भाषण देते थे, गांव वालों को समझाते थे। फॉर्चुनेटली मेरा भाषा थोड़ा उनसे मिलता है तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता था बोलने का। तो बोल के आपको पीके की बात को, हमारे जनसुराज की मैसेज को उनको बुलवाना होता था। और फिर उसी दिन एक पदयात्रा पूरे गांव में उनका निकालना होता था, जिसमें कि हम जय जनसुराज जय बिहार का नारा लगवाते थे। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक दिन में इतना इस पूरे गांव को कैंपेन करना है, उसको पूरा मैसेजिंग में साथ में पदयात्रा करना है, और ये सिर्फ 5 लड़के। तो हमारा रूटीन रहा होता था और ये हम रिपीट करते थे इसको जब तक मैं था। तो पीके नहीं आ पाए और सेम रूटीन को मुझे 10 दिन तक रिपीट करना पड़ा। और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मैंने गांव गांव जाके, घर घर जाके लोगों से बातें की और उनके समस्याओं को जाना, समझा। तो मैं इसके थ्रू मैं ये कह सकता हूं कि जनसुराज बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, और हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं बेसिकली। राइट। एंड लोगों का रिस्पांस कैसा था जनसुराज को लेकर? जैसे कि नई पार्टी है, ऑब्वियसली 2 साल से लगभग अब हो गया टाइम जो कि बिहार में पदयात्रा चल रहा है एंड डिफरेंट एक्टिविटीज चल रहे हैं। तो लोगों का रिस्पांस कैसा था? और साथ में आप एक चीज और है कि जो भी आपका 10 दिन का टोटल पदयात्रा था उसमें कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड या कुछ सरप्राइजिंग ऐसा कुछ इवेंट या कुछ ऐसा चीज आपको लगा जिससे कि आप सरप्राइज थे, कि जो कि आपका एक्सपेक्टेशन नहीं था बट वो चीज हुआ वहां पे? जी। तो मैं अगर आपको आपके पहले सवाल की ओर जाऊं कि मैंने क्या देखा कि जनसुराज के बारे में तो चलो ठीक है, लेकिन मैं एक बात मुझे थोड़ा समझ में आया कि जनता जो अभी की जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है उससे थोड़ी त्रस्त है। ये जो नीतीश, लालू और बीजेपी, ये 3 के बीच में जो जनता घूम रही है, उनसे वो अनसेटिस्फाइड लगे। क्योंकि मैं इसको ऐसे आपको इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि जब मैं उनके पास मुद्दों की बातें करने गया तो मैंने ये पाया कि वो बिल्कुल उन मुद्दों को ध्यान से सुन रहे हैं। वो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो मेरी किसी बात से डिसएग्री कर रहा है। जैसे कि मैं उनसे बात करता हूं कि चाचा बताइए जो व्यवस्था यहाँ पे है
हमारे बच्चे जो भर भर के ट्रेन दिल्ली बम्बई और पंजाब हरियाणा जाते हैं, तो क्या ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जो कि हमारे बिहार में आपके पंचायत में आपके ग्राम में क्या इस तरह का छोटा मोटा रोजगार क्यों ना हम सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाए, या फिर कुछ ऐसा पैसा पूंजी दिया जाए जिससे कि हमारे लड़के यहीं पे। वो राइट। बिल्कुल अग्री कर रहे थे, वो मुझसे एक बार भी नहीं पूछ रहे थे कि भाई तुम किस पार्टी से हो। ओके। उन्होंने वो सीधा अग्री कर रहे थे, या जहां जी हाँ बिल्कुल होना चाहिए, हमें जान रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर रहते हैं वो किस हालत में रहते हैं, और अगर हम माँ बाप बूढ़े माँ बाप यहाँ रहते हैं तो उनको भी नहीं पता होता है कि मेरे माँ बाप किस हालत में है। तो इस चीज को लेके उनका देखा कि बिल्कुल बिना मेरे से किसी चीज का भी वो नहीं पूछ रहे कि तुम किस पार्टी से हो, भाई तुम आरजेडी से हो, तुम बीजेपी से, तुम कौन हो, नहीं हो, बस मैं ये मुद्दा छेड़ा वो बिल्कुल हाँ में हाँ मिला रहे। और दूसरा बात वही, जब मैं शिक्षा विक्षा को लेकर देख रहा था तो वो बहुत परेशान दिख रहे थे यार, कि जैसे उनसे जैसे ही मैं स्कूल की बात छेड़ता था कि बताइए आपके गांव का स्कूल कैसा है, वो बिल्कुल निराश दिख रहे थे। मुझे शायद ही कोई ऐसा मिला हो जो कि खुश हो शिक्षा व्यवस्था को लेकर। बस वो अपने बच्चों के लेकर परेशान कह रहे बच्चा तो मेरा बस ऐसे ही घूमता रहता है। और तीसरा बात, जैसे ही मैं उनको बताया कि हम वृद्धा पेंशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं 400 से 2000, तो बिल्कुल अग्री दिखे। तो ये तो है कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे तो अनसेटिस्फाइड है, ये मैंने मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये कि वो जनसुराज को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे ये तो ऑफकोर्स इलेक्शन के बाद की बात है, बट अभी तक जो सिनेरियो है वो ये है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टी से लोग थोड़ा तो अनसेटिस्फाइड और त्रस्त हैं। और जैसे दूसरी बात आपने पूछी कि एक कुछ जो अनएक्सपेक्टेड चीज आपने ऑब्जर्व किया, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं एक थोड़ा सा एक परसेप्शन वाली चीजें हैं, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया। लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बिहार का पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स है। तो ये चीजें थोड़ा सा अब इस पे डाउट हो रहा है कि क्या ये सत्य है, या मतलब क्योंकि जब मैं डोर टू डोर लगभग मैं बताऊं तो आप 10 दिन में आप देखो मैं हर दिन 3 तो लगभग मैं 30 गांव गया हूं, जिसमें कि मैं 6 से 7 पंचायत हो गए लगभग, आप अगर जोड़ो तो 5 से 6 पंचायत मिनिमम, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है बट ऐसा ही है। तो मैं जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था, बेसिकली हर घर जाके जब मैं बात कर रहा था जनसुराज के बारे में, उनको बता रहा था कि मैं जनसुराज से हूँ, ऐसे ऐसे हमारा पीके 2 साल से पदयात्रा कर रहा है। तो वो मुझसे कई सवाल जवाब किए कि पीके कौन है, कहाँ से आया है, क्यों ये कर रहा है, वो पैसे कहाँ से ला रहा है, कि तुम बाबू इतना कम उम्र में क्यों कर रहे हो, तुम अपना पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम रहने वाले कहाँ, तरह तरह के सवाल किए उन्होंने। लेकिन उन्होंने कभी मेरे से मेरा कास्ट के बारे में नहीं पूछा, और ना ही पीके के कास्ट के बारे में कोई किसी ने पूछा। तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे लगा था कि जब मैं जाऊंगा फील्ड पे तो सब पूछेंगे तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा पीके की जाति क्या है, जबकि ये सवाल किसी ने मुझसे किया भी नहीं। अब हो सकता है वो पीछे किसी और से पूछे, बट मैं जब जनसुराज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं उनके सामने, तो वो मेरे से ना मेरा कास्ट पूछ रहे हैं ना पीके का कास्ट पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लोगों को मुद्दों में भी इंटरेस्ट है, अगर आप उनको सही चीज आप उनके पास लेके जाओगे तो वो आपको उसी तरीके से देखेंगे, ना कि आपको एक कास्ट के लाइन पे डाल के आपको साइड कर देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखो मैं हर तरह के गांव में गया, मैं एक राजपूत के गांव में भी गया जो कि अपर कास्ट है, मैं हरिजन टोला में भी गया, इवन यहाँ तक कि मैं यादव टोला में भी गया जहाँ पे सबसे ज्यादा समाज को कठिनाई होती है कैंपेन करने में। मैं मुस्लिम के गांव में भी गया, तो किसी ने मुझसे मेरा जात धर्म ये सब कुछ भी नहीं पूछा। तो ये मुझे थोड़ा सा एक मतलब जो बिहार का परसेप्शन कास्ट को लेके जो बनाया गया है वो मुझे थोड़ा सा असत्य लगा, कि ये बिल्कुल ये हो सकता कास्ट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लोग कास्ट के पीछे ही पागल है, ऐसा नहीं है। मतलब ये मैं जो ग्राउंड पे जाके जो देखा ये थोड़ा सा था। राइट, ये काफी सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी, एंड साथ में मेरे लिए खुशी की भी बात है। एंड आई थिंक जो लोग भी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, आपके बातों को सुनेंगे, उनके लिए भी काफी खुशी की बात होगी, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट। क्योंकि ये बात सही है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो करंट पॉलिटिकल पार्टीज है, वो अपनी जो भी करंट जो सिचुएशन है बिहार का और वहां का जो रियल मुद्दा है उसको छुपाने के लिए जो है सो कास्ट को हाईलाइट करते हैं, लोगों को बांटने का कोशिश करते हैं,
कोई पार्टी है जो कि धर्म के बेसिस पे बांटती है, कोई कास्ट के बेसिस पे बांटती है, अगर आप पिछड़ा करती है, कास्ट रिजर्वेशन ये वो करती है, ताकि जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो जो है सो पीछे छूट जाए। अगर आज इसी के पे डेट मुझे में एक उदाहरण याद आता है, अगर मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, अचानक डेफिनेटली। मुझे एग्जांपल याद आ गया। मैं एक यादव के टोले में एक्चुअली डोर टू डोर कैंपेन कर रहा था। तो एक थे उनके घर, मतलब थोड़ा सा आंगन था उनके घर में, और एक छोटा सा दुकान था, और उनके घर में एक दो गाय भैंसे थी। तो वो अंकल बैठे हुए थे दुकान पे, तो एक्चुअली उन्हीं का दुकान होगा। तो मैं जब उनको कैंपेन करने के लिए अपना कार्ड दिया, स्टिकर वगैरह बांटा, उनको झंडा लगाया, तो अंकल को मैं पूरा एक्सप्लेन किया जनसुराज क्या है नहीं है। तो जो उनका एक लड़का था ना, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा कोशिश कर रहा था पूछने का, कि बट वो भी हिचकिचा रहा था पूछने से। तो बट जब अंकल को लग गया कि ये इसके कास्ट वास्ट को पूछने के लिए ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने खुद ही ऐसे डांट के तंज कसा कि बेटा देखो, अगर वो आदमी अच्छा काम करना चाहता है, भले वो मुसहर जाति का ही क्यों ना हो, अगर वो अच्छा सही करेगा तो हम बात, उसको वोट देंगे। सही बात। ये मुझे एक तंज लगा कि देखो, लोग भी कास्ट को लेके थोड़ा परेशान है। सही बात है। एंड कास्ट ठीक है, जो जिस कास्ट में जन्म लिया है ऑब्वियसली, या जिस भी रिलीजन में या फिर जिस भी रीजन में जन्म लिया है, वो वहां को छोड़ेगा नहीं, वहां से वो हमेशा बिलोंग करेगा। बट उसके बेसिस पर हम उसको बांटे, उसको अपना वोट बैंक बना ले, किसी भी एक कास्ट को हम बोले कि ये कॉम्बिनेशन है मेरा, माई कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। बट आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप उसको कितना आज के डेट में जो कितना उसका पार्टिसिपेशन हो रहा है ओवरऑल गवर्नमेंट में, या फिर जो भी जी जी जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें कितना उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है। या फिर जैसे लालू जी कर रहे हैं कि अपने बेटा को ही मुख्यमंत्री बनाया, ताकि जबकि वो 9वीं पास है। अगर जो प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि अगर वो सही में यादव के नेता हैं, तो क्यों ना ये कहते हैं कि यादव का जो सबसे अच्छा लड़का है, जो सबसे पढ़ा लिखा लड़का है, डेफिनेटली। एंड मैं जानता हूं कि तेजस्वी के आसपास भी जो लोग यादव कुछ लोग हैं जो कि काफी पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं और काफी नॉलेजेबल हैं, तो क्यों ना वो बिहार का चीफ मिनिस्टर बने या फिर आगे बढ़े। क्यों लालू यादव का बेटा ही आगे बढ़ना चाहिए, या शकुनी चौधरी का बेटा ही बीजेपी से आगे बढ़ना चाहिए। जी जी पढ़ा लिखा लोग और जो आगे, जो जिसमें कैपेबिलिटी है, और वो जी जी उसको आगे बढ़ना चाहिए। और सेकंड, जो फर्स्ट पार्ट आपने बताया था, जो मुद्दा को लेके जो आपने बताया, ये काफी मेरे को अच्छा लगा कि एटलीस्ट जन सुराज आगे एक्सेप्ट हो या ना हो, वो चीज बात की बात है। और अभी उसके लिए 1 सवा साल टाइम है हमारे पास। हम इतना कैंपेन करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि डेफिनेटली जन सुराज को लोग एक्सेप्ट करेंगे ही। बट साथ में ये है कि एटलीस्ट आज के डेट में इतना हम लोग जरूर कह सकते हैं कि जनसुराज ने सही मुद्दों को उठाया है। जी जो जी भी ये तो जो आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जो सही, जो इश्यूज हैं, सही प्रॉब्लम्स हैं, जो सही मुद्दे हैं, एटलीस्ट जनसुराज ने उन मुद्दों को उठाया है। आज लोग, मैं टीवी इंटरव्यूज काफी देखते रहता हूँ, मैं भी बाहर रहता हूँ लेकिन मैं ग्राउंड पॉलिटिक्स से काफी रिलेट करता हूँ, तो मैं देखते रहता हूँ। तो आजकल इन मुद्दों को लेके जो जनसुराज या प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर काफी डिबेट भी हो रही है, जो कि पहले कभी नहीं होती थी। कोरोना के टाइम में लोगों ने डिबेट किया कि पलायन और ये, फिर उसके बाद 3 साल से 4 साल से कोई कुछ नहीं बोल रहा जी था। लेकिन आज के डेट में इस मुद्दे पर मैंने देखा है कि टीवी डिबेट्स हो रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये आज के डेट में ये कहना बहुत सेफ होगा कि जो मुद्दे हैं वो सही जगह सही टाइम पे उठ रहे हैं, और इलेक्शन से पहले उठ रहे हैं, ताकि 2025 में जब लोग वोट देने जाएं तो उनके दिमाग में ये मुद्दे जरूर रहें, और कास्ट, रिलीजन और ये सब जो है सो उनके दिमाग में ना रहें। एंड एक ऐसा नैरेटिव बने जो कि बिहार को आगे लेकर जाए। सो ये काफी अच्छा है, सुनकर मेरे को भी काफी अच्छा लगा। एंड यही सब चीज है, जब आप लोकल लेवल पे जाते हो, ग्राउंड लेवल पे, तो बाहर बैठ के, बाहर रह के आप इतना समझ नहीं पाते हो जब, लेकिन आप जब जाते हो वहां पे तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। सो इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और मेरा क्वेश्चन था कि आपने जैसे 10 दिन में और इतने पंचायत एंड गांव आपने कवर किए, और खासकर रूरल एरियाज पे ही आप गए, तो वहां पे आपको कैसा लगा बिहार का आज का जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक और सोशल सिचुएशन जो वहां का है, जो कि कुछ आपने हाईलाइट किया भी है, बट मैं ऐसे भी और डिटेल में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि कैसा है, जैसा सच में दिख रहा है वैसा ही है, या उससे बेटर है, या उससे और खराब है, कैसा है वहां पे? जी एक्चुअली मैं तकरीबन
अपने 16 साल आयु से की उम्र में मैं मतलब बिहार छोड़ दिया था। तो जब मैं छोटा था तो मुझे तो दिखती थी कुछ चीजें परेशानी है, बट उतना मतलब आप जब कम उम्र में होते तो आप क्लियरली समझ नहीं आती हैं चीजें। सही बात। तो उसके बाद जब मैं बाहर रहा और अभी फिलहाल में मैं अमेरिका में था, तो मुझे ये तो समझ था कि अपना बिहार गरीब है, गरीब बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है, उसका कभी मुझे इन रियलिटी फील नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं अभी पदयात्रा में गया ना, मतलब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैं बिहार की ओ। स्थिति देखा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं बच्चों को देख रहा था ना गांव में, हम्म। 10 में से 9 बच्चों को, मतलब ऐसा लग रहा था मैं कि कोई अफ्रीकी देश में आ गया हूं। मतलब इतनी भयावह स्थिति है। ओके। मतलब आप अगर एक छोटे बच्चे को आप कैसे इमेजिन करोगे? आप इमेजिन करोगे कि यार थोड़ा सा शरीर पे कपड़ा होगा, पैर में चप्पल होगा, है ना, थोड़ा दिखने विखने में ठीक होगा, चेहरा साफ होगा, आप ये इमेजिन करते हो। आप सही अगर बात। आओगे ना बिहार, आपको मतलब माल नरिशन तो ऐसे ही, मतलब आपको शायद ही कोई बच्चा दिखे जो कि एक हेल्दी दिखे। सारे बच्चे आपको एकदम ऐसे पतले दिखेंगे, किसी का हाथ एकदम पतला है तो किसी का पैर पतला है, किसी का ऐसा लगता है कि किसी का थोड़ा सा पेट बाहर आ गया, जैसे होता है ना वो बल्जिंग कंडीशन में हम्म। छोटे बच्चों का, राइट। या तो किसी के मुंह पे कुछ फोड़ा फुंदी हो गया है। इस तरह का सिनेरियो दिखा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गांव में, मतलब मैं जो 20 से 30 पंचायत जो घूमा, मतलब सारा सीन मुझे वैसा दिखा। मतलब मैं हिल गया अंदर से बेसिकली कि मतलब ओ। इतनी खराब स्थिति कैसे हो सकती है। और दूसरा जो मुझे सबसे मतलब खराब स्थिति फिर बच्चों के बाद जो दिखी, वो दिखे बूढ़े लोगों की। ओके। मतलब मतलब लिटरली, मतलब आप ऐसा होता है ना, लिब लिब के चलना, मतलब आप समझ रहे हो थोड़ा सा ऐसा लोकल होता है एकदम बेंड होके झुक चलना। कर। राइट, हाँ, झुक झुक जाते के हैं। चलना, मतलब ये आप कॉमन दिखेगा। वो ऐसा 45 साल का 46 साल की लेडीज है, बट फिर भी वो ऐसा लगे कि उसका थोड़ा सा पीठ झुका हुआ है, तो हाथ एकदम पतले हैं। मतलब उनमें भी ऐसा लग रहा है कि वही मैं जब कि एक 45 साल के लेडी को मैं दूसरे राज्यों में देखता हूँ और अभी अमेरिका में देखता हूँ, तो वो हम्म। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। और बूढ़े माँ बाप की तो इतनी खराब स्थिति ना, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं जितने भी घर में जब भी बूढ़े माँ बाप को देख रहा हूँ ना, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ मोस्टली, कि एक चौकी, मतलब एक बेड होता है जो ओके। चौकी, अगर आप बिहार में लोकल लैंग्वेज चौकी बोलते हैं, तो उस पे एक सही। कोना में बस वो बूढ़ा पड़ा हुआ है। उसके पास एक लाठी है, और कुछ एक बॉटल या ग्लास है पानी पीने के लिए, और थोड़ा सा उसके पास कपड़े हैं। मतलब ये स्थिति मुझे बूढ़े माँ बाप की वहां पे दिखी। और अब युवाओं के बारे में तो क्या ही कहूँ, मतलब शायद ही मुझे कोई मेरे उम्र का कोई लड़का दिखा होगा, तो भी दिखता भी था तो एक दो एकदम मुश्किल से। मतलब क्या बोले, जो भी मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके घर के लड़के कहाँ हैं, तो कोई बोल रहा है कि कोई दिल्ली गया है कमाने, कोई बोल रहा है कि कोई हरियाणा गया है कमाने। तो मतलब मेरे उम्र के युवा तो मुझे बहुत कम दिखे, मतलब एक का दुक्का इधर उधर कोई बाइक से आ जा रहा है, बस इतना। तो इन इन चीजों को देख के तो मतलब मुझे जो आंकड़ों में जो पीके की जो बात कहते हैं कि आंकड़ों में बिहार जितना गरीब दिखता है, अगर आप जमीन पे देखो तो उससे एटलीस्ट 2 से 3 गुना ज्यादा और स्थिति खराब है। कि मतलब आप सोचो, आप बच्चे पूरा दिन मतलब गांव में बस इधर उधर घूमते रहते हैं। वो पतला सा बच्चा, मैं एक गांव में पूरा दिन कैंपेन कर रहा था, मैं वो देखा कि वो बच्चा पूरा दिन इधर से उधर पतला सा है, कोई टायर लेके दौड़ रहा है। मतलब यही स्थिति मुझे देखने को मिली। तो काफी दयनीय स्थिति दिखने को मिली बेसिकली। सुनकर ही काफी बुरा लग रहा है। जबकि नीतीश कुमार ये क्लेम करते हैं कि पिछले 18-19 सालों में उन्होंने इतना काम किया है कि आज के डेट में शिक्षा के क्षेत्र में खासकर, एंड सड़क पुल पुलिया के क्षेत्र में कम से कम, और बिजली के क्षेत्र में, ये 3 क्षेत्र वो हमेशा हाईलाइट करते हैं कि मैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इतने सारे काम किए हैं। तो शिक्षा का जो क्या हाल है, जो आज के डेट में सिर्फ बच्चे जा रहे हैं और खिचड़ी खाकर आ रहे हैं, और जो आपका जो एक्सपीरियंस है उससे वो पता चल ही रहा है। पुल पुलिया का तो पता ही है, पिछले 3 महीने में मेरे को लगता है ये कम से कम 25 से 30 पुल गिर चुके हैं पूरे बिहार में, और एक एक पुल जो है सो 2-2, 3-3 बार गिर रहा है। ये हाल है वहां पे, जो कि कोई देखने के लिए नहीं है। एंड युवा तो कहाँ से मिलेंगे जो सिर्फ
सिर्फ गांव में ही नहीं, जहाँ पे मैं मधुबनी अपने टाउन में रहता हूँ, वहां पे आज के डेट में जो है सो कोई नहीं रहता है। मतलब जो लोग भी रह गए हैं सब ओवर 50+ रह गए हुए हैं। मेरी अपनी सिंगल मदर है, मेरे पापा नहीं है, वो भी वहाँ अकेले रहती हैं। बट हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम वहां पर जाएं एंड फिर से मतलब कि मधुबनी में उस तरह का सिचुएशन नहीं है कि हम वहां पे कुछ भी करना चाहें। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपनी जगह पे भी अच्छा कर सकते हैं। बट वो अपॉर्चुनिटी वहां पे है नहीं। अगर आप एक सिंपल सा कुछ अगर आपको स्टार्ट करना है, आपको लोन चाहिए, तो उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं बिहार में जी 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 खासकर। वो सबको पता है। तो डेफिनेटली ये सिचुएशन काफी मतलब कि सुनकर ही काफी बुरा लग रहा है। एंड ये दिखाता है, इसीलिए लोग इतना ज्यादा एक नए पार्टी को की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, जहां तक मेरी समझ जी। है। कि और मुद्दों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये उतना ही रेलिवेंट है आज के डेट में एंड उतना ही जरूरी है बिहार के लिए कि वो इससे जुड़कर और फिर इसको आगे बढ़े और बिहार जो है सो 10 अग्रणी राज्य में बिहार मतलब कि आ सके। तो तो मेरे लिए काफी ये मैंने सोचा नहीं था कि रियल एक्सपीरियंस, जो रियल ग्राउंड लेवल पे जो एक्सपीरियंस है, वो इस तरह का आपसे सुनने को मिलेगा। क्योंकि फिर भी आप बाहर रहते हो, जितना भी सुनते हो लोकल लेवल पे उतना ही आपको समझ आता है। तो अब तो मेरे को और ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है कि मुझे जब मैं नवंबर में जाऊं तो एटलीस्ट 2-3 दिन मैं लोकल लेवल पे जाकर और वहां पर देखूं कि सही में क्या सिचुएशन है, और अपने गांव में अपने आसपास के एरिया में एटलीस्ट नहीं तो पदयात्रा के थ्रू देखूं कि क्या सिचुएशन है। तो ओवरऑल जो आपका 10 दिन का टोटल वहां पे था, तो आपके उसमें क्या लर्निंग्स थे? आपको आपको अपने जी जी पर्सनल लेवल पर आपको क्या सीखने को मिला? बाकी पदयात्रा, जनसुराज एंड लोकल जो सिचुएशन है वो तो हम लोग अभी तक समझ गए, बट आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हुआ? और आप इसको कैसे देखते हैं कि आपने 10 दिन अपना, आपको क्या लग रहा है कि आपने कुछ सीखा वहां पे या वेस्ट किया आपने? या क्योंकि जो बाहर रहते हैं वो 1 महीना के लिए अगर जा रहे हैं घर, उसमें 1/3 अगर आपने टाइम पदयात्रा को दिया है तो बहुत बड़ा बहुत ज्यादा टाइम आपने दिया है अपने माँ बाप को छोड़ के एंड वहां पे दिया। तो आपके लिए पर्सनल लेवल पे ये क्या लर्निंग्स थे पदयात्रा से? जी। मतलब बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं मतलब मेरी तो मतलब मैं इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब हटके मैं आंसर देना चाहूंगा कि ओके। मतलब हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब हम पॉलिटिक्स को कैसे समझते हैं? मोस्टली टीवी के थ्रू कुछ किताबें पढ़ लिए, लोगों से बातें कर लिए, राइट। ये हम एक समझ के न्यूज चैनल देख के, डिबेट्स देख के अपना हम एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। तो जो मुझे समझ में आया ना कि जो ग्राउंड, अगर आपको सच्चाई जाननी है ना, तो वो आप सब चीज न्यूज चैनल और डिबेट के थ्रू आप हर चीज नहीं पता कर सकते हैं। सही बात आपको है। अगर सच में अगर आपको रियल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस लेना है तो आपको जमीन पे उतरना ही पड़ेगा। ये मैं 10 दिन के एक्सपीरियंस से जो सीखा कि आप लोगों से बात करो। जो हम देखते हैं टीवी में बड़ी बड़ी डिबेट, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बट आप ग्राउंड पे उतरोगे तो आप देखोगे लोगों की बस एक नीड है, भाई मुझे किसी तरह तुम एक जॉब दे दो। राइट। मतलब उनको ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ा बड़ा मुद्दे जानने हैं, दुनिया में कहाँ हो रहा है, इसराइल में क्या लड़ाई हो रहा है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए कि ग्राउंड को की जो पॉलिटिक्स होती है और जो न्यूज चैनल और एकेडमिक पॉलिटिक्स है, उसमें अंतर तो है, काफी अंतर है। तो ये तो एक मुझे डिफरेंस समझ में आया। और दूसरा मतलब मुझे जो जनसुराज में 10 दिन को में रह के जो सीखने को मिला, जैसे कि आपने शुरू में ही सवाल पूछा था कि आप तो गए थे 2 दिन के लिए, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 10 दिन में वहां पे जो सीखा ना, मैं ये आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैं एक पंचायत चुनाव कम से कम लड़ ही सकता हूँ। सुनकर अच्छा लग रहा है। ये आप सोचो, ये मतलब मुझे भी खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं 10 दिन में, क्योंकि मैं, आप सोचो आप आप 10 दिन तक जाके गांव गांव में लोगों से बातें करो, आप एक पूरा प्लान्ड वे में आप अपने कैंपेन को डिजाइन कर रहे हो, कैसे लोगों को सामने मुद्दा रखना है, आप भाषण देना सीख रहे हो। आप बताओ, हम पढ़े लिखे लोग, कितने लोगों का आता है कि ऐसे 10 लोग गांव में 300 लोग इकट्ठा करें और भाषण देना सीखे? तो मुझे वो 10 दिन हर दिन मुझे भाषण देना पड़ा, एक ही चीज को कैसे बार बार उसको लोगों को समझाना है।
तो मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक ग्राउंड लेवल का पॉलिटिक्स सीख गया हूँ बेसिकली, जो कि ये मेरे लिए खुद के लिए एक अजीब सा एक मतलब अचंभा हुआ जान के कि मैं ये पॉलिटिक्स सीख गया। तो जब मैं कैंप छोड़ के जा रहा था तो मैं तो बोल दिया कि भाई देखो, तुम लोगों ने मुझे बेसिकली पॉलिटिक्स सिखा दिया। जैसे कि पीके खुद बोलते हैं कि वो जो पीके बोलते हैं ना, मैं ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे, याद है आपको, बोलते हैं वो पीके की मुझे सिर्फ विधायक एमपी से मतलब नहीं है, मैं गांव में एक छोटे लेवल पे वार्ड पार्षद और मुखिया, राइट। इस लेवल तक मैं जन स्वराज को पहुंचाना चाहता हूँ। और ये बात बिल्कुल सत्य मुझे लग रही है, क्योंकि मैं जैसा लड़का अगर 10 दिन ही जाके मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं एक पंचायत चुनाव लड़ सकता हूँ, तो आप सोचो वहां पे जो रह के जो लड़के कैंप में 2 महीने 3 महीने साल भर समय दे रहे हैं, तो वो किस तरह का मतलब पॉलिटिक्स वो सीख रहे हैं, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो। मुझे तो लग रहा है कि पीके एक हम सबको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बेसिकली, आप आइए और पॉलिटिक्स को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से सीखिए। और इसमें बिल्कुल अगर आप मान लीजिए जनसुराज के लिए, जनसुराज आगे कुछ नहीं कर पाता है, बट आप अगर उनसे जुड़ते हैं तो शायद आप तो निश्चित तौर पर से आप अपना फायदा वहां से निकाल सकते हैं, जो कि मुझे अभी ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं एक पंचायत चुनाव भी लड़ सकता हूँ। और जो मुझे दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि वहां पे हुआ कि जो हमारे पदयात्री हैं, वो सिर्फ बिहार के लड़के नहीं हैं। Okay. मतलब मैं देखा कि यूपी से, एमपी से, ओडिशा से बच्चे आए हुए हैं वहां पे कैंप में रह के राजनीति सीखने के लिए। तो पीके हमें इतना बड़ा पीके ने बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है कि हम कोई भी आम आदमी उठ के पॉलिटिक्स बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल फ्री में, आप उनकी रिसोर्सेज यूज करो, उनके व्यवस्था को यूज करो, सारा आपको पैसा, खाना, रहने का सुविधा दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए काफी अच्छी लर्निंग रही, और इसका फायदा देश के कोने कोने से युवा आके उठा रहे हैं। काफी अच्छा लगा ये सुन के। एंड ये भी काफी अच्छा है कि 10 दिन जो आपने वहां पे स्पेंड किया, जो कि आपका काफी इम्पोर्टेंट टाइम था जब आप इंडिया में गए। तो उससे आपको सीखने को मिला। मैं समझ सकता हूँ कि अगर एक यूएस में एक लड़का टेक्सास में रह रहा है, वहां से अगर पढ़ाई कर रहा है और वो अगर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो आकर और पंचायत लेवल का इलेक्शन लड़ सके वहां पे, और वहां पे चेंज लाने के लिए वो इतना मोटिवेटेड हो 10 दिन के अंदर, तो डेफिनेटली जो लोग 2 साल से वहां पे रह रहे हैं और जो लोग एटलीस्ट वहां जो भी फॉलो कर रहे हैं जन स्वराज को, एंड उनमें क्या मोटिवेशन होगा। एंड जब मैं, और ये मैं देखता भी हूँ वहां पे लोकल जो टीम है वहां की, सोशल मीडिया टीम जैसे मैं हेड कर रहा हूँ, तो उनसे जब मेरी बात होती है तो वो 10, अगर जो भी हमारा कॉल ये सब होता है तो वो अपना वहां का काम कंप्लीट करके एंड फिर हम लोग उसे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं रात के 10 बजे, 10:30, 11 बजे। वो ये नहीं देखते कि इतना लेट हो गया, या ये नहीं देखते कि उनमें इतना मोटिवेशन इतना ज्यादा है। मैं उनको बोलता भी हूँ, अभी हमने 3-4 कॉल किए हैं तो मैं उनको बोलता भी हूँ कि आपका जो मोटिवेशन है, क्या मतलब प्रशांत किशोर क्या करेंगे, जन स्वराज क्या करेगा, वो चीज एक अलग बात है, बट लोकल लेवल पे जो इन लोगों का जो मोटिवेशन है, एंड वो देख के लगता है कि सही में कुछ बड़ा चेंज होने वाला है 2025 में। एंड एक सही टाइम पे प्रशांत किशोर जो अभियान स्टार्ट किए, आई थिंक ये बिहार का डेस्टिनी बदलेगा। जो कि पुराना जो बिहार का, जैसे बिहार जाना जाता था 1980 से पहले, 70 से के टाइम में, उस टाइम में जितना आगे था बिहार उस समय, जैसे जिस तरह की सिचुएशन थी बिहार में उससे पहले, तो उस तरह से फिर से जाना जाएगा। एंड यूथ को लेके सही बात है, आई थिंक यही एक सोच रहा होगा कि क्योंकि एक अकेले प्रशांत किशोर या जन स्वराज कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलना पड़ेगा, खासकर यूथ को मिलना पड़ेगा, क्योंकि यूथ ही मोटिवेटेड होंगे, वही ज्यादा उनको बल लगाना पड़ेगा। एंड आई थिंक इसीलिए यूथ क्लब का निर्माण किया हुआ है प्रशांत किशोर ने, कि यूथ क्लब के थ्रू आप आइए और हम आपको रिसोर्सेज देंगे, और फिर आप अपने आप को जो है सो वहां पे निखारिए, और फिर उसके बाद जैसा भी आपको लगता है आप जी, अपना चुनाव लड़िए। ये बात बिल्कुल 100% सही है। आपको पीके हर रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, बस आपको जाके सीखना है। राइट। तो और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, डेफिनेटली प्रशांत किशोर ने लाइक 10 राज्यों में चुनाव लड़ा है, उनका आभा मंडल इतना बड़ा है, और क्या नॉर्थ, क्या ईस्ट, वेस्ट, जी साउथ, जी, हर बिल्कुल। जगह चुनाव लड़ा है, जितवाया है।
इतना ज्यादा उनका उनका नाम है कि ऑब्वियसली वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो उनके साथ वहाँ पे काम किया उन्होंने, और वो ऐसा उनसे नहीं है कि इंस्पायर्ड है। उन बच्चों को पीके खुद कॉल उल करके बुलाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बच्चे राइट, खुद ही आ गए हैं कि सही सर बात मुझे है। भी आपके साथ बिहार में आपसे सीखना है, बिहार के लिए कुछ करना है। सही बात है, क्योंकि अगर सीखने को मिलेगा, जैसे अगर आप यूएस से एक छोटे से पंचायत में पहुंच गए, तो मैं समझ सकता हूँ कि बिहार के कोने कोने से जो लोग हैं और जिनको जी एक जी। सोशल चेंज का पार्ट होना है, हम्म। और जिनको सीखना है इसमें, और प्रशांत किशोर से जो सीखना है या जनसुराज के का जो जो भी एक्टिविटीज है उसके थ्रू, तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर एक यूएस यूके का बंदा अगर आकर वो सीखने के लिए रेडी है, और उतना टाइम, अपना 1/3 टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पीके जब भी आप। पीके भी एक बात कहते हैं वहां पे जो कैंप में, मतलब मैं तो नहीं सुना लेकिन और बच्चे कहते हैं कि अगर आप पद यात्रा में आके 3 महीने कैंप में रह लिए तो आप बेसिकली पॉलिटिक्स में ग्रेजुएट कर गए। डेफिनेटली। वो इस बात को, वो बिल्कुल, मैं 10 दिन में तो मैं पंचायत लेवल तक पहुंच गया। सोचा अगर मैं 3 महीना रहता तो शायद मैं बोलता कि अब मैं एमपी और एमएलए के इलेक्शन से नीचे आऊंगा नहीं। और सही बात है, और नए लोग जाएंगे। अब ये बात तो अब पुरानी हो चुकी है कि 1200-1300 जो परिवार है वही बार बार रूल कर रहा है बिहार को, चाहे वो डिफरेंट लेवल पे, एमएलए एमपी के लेवल पे। तो ऑब्वियसली नए लोगों की जरूरत है, नए सोच की जरूरत है। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग जिनमें सही में आगे पढ़ने की, और एक करप्शन फ्री इन्वायरमेंट की वहां पे बहुत जरूरी है। आजकल जो ये पुल पुलिया गिर रहा है, इसका क्या रीजन है? सब एक एक पुल 1700 करोड़, 2000 करोड़ का पुल है, और वो 3-3 बार गिर रहा है, और लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है। पैसा तो इतना है कि आप एक एक पुल को 3 बार गिरा रहे हैं और फिर वह चौथे बार आप बनाने के लिए तैयार है। जी तो इतना बिल्कुल। ज्यादा मनी लीकेज है वहां पर। अगर आप इस चीज को बचाया जाए इनको, तो ऑब्वियसली ये कितना डेवलपमेंट हो सकता है जी उसका बिल्कुल हम सही। लाइक हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो एक करप्शन फ्री एंड एनवायरनमेंट की वहां पे जरूरी है, ब्यूरोक्रेसी से लेके और हर जगह पे। तो जी डेफिनेटली ये बात सही है। सो आई थिंक काफी यूजफुल रहा आपका जो लोकल, जो आपका एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल पे, जो आपने एक्सपीरियंस किया है। एंड डेफिनेटली मैं भी अब मोटिवेटेड हूँ कि कम से कम मैं 2 दिन या 3 दिन अपना जो भी टाइम है उससे निकाल के मैं जाऊं वहां पे, पदयात्रा में देखूं चीजों को, डिसिप्लिन एंड जो चीज है वहां पे, जैसे चीजें चल रही हैं, एक्टिविटीज आई थिंक जो वहां पे हो रही हैं, उस चीज को देखूं, ग्राउंड लेवल को एक्सपीरियंस करूं। लास्टली मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम दोनों ही जन सुराज ओवरसीज चैप्टर के पार्ट हैं, एंड ऑब्वियसली मैं यूरोप से जुड़ा हुआ हूँ, आप यूएस से जुड़े हुए हैं। तो जी आप जी। कैसे जन सुराज ओवरसीज को आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कंट्रीब्यूशन है आपका उसमें? जी मैं फिलहाल जनसुराज ओवरसीज पेज से जुड़ा हूँ। तो मैं क्या एक कोशिश करता हूँ, जो पीके ने एक टर्म दिया है नॉन रेसिडेंट बिहारी को भी एक साथ राइट। लाना है, तो उस मुहिम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं दो तरह के हमारे एनआरबीज हैं। एक है कि जो इंडिया में ही रहते हैं, जो अदर सिटीज में है, और दूसरे है कि जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो ओके। मैं जनसुराज के सोशल मीडिया टीम और भी एक दो ग्रुप से जुड़ा हूँ, जिसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नॉन रेसिडेंट बिहारीज हैं जो विदेश में रहते हैं उनको जोड़ा जाए। और उसका एक कारण है कि हम एक एक पॉजिटिव डिबेट बेसिकली शुरू करें। हम अपने बिहार के समाज के सामने एक पॉजिटिव डिबेट को प्रस्तुत करें, क्योंकि हम लोग सबसे समृद्ध लोग हैं बिहार के। तो सही हमारी ये बात। जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छी डिबेट, एक अच्छी सोच को अपने समाज को प्रस्तुत करें कि और हम अपने समाज को कोशिश करेंगे उस तरफ ले जाएं। ओके। सो हाँ, ये सही है। हम लोगों का मोटिव, हम लोग, मेरा भी, हम लोग जो भी जुड़े हुए हैं यहाँ से, हम लोगों का यही मोटिवेशन है कि हम लोगों ने अपने लाइफ में कोई थोड़ा बहुत जो अचीव किया है, और ताकि उस चीज को हम आगे बढ़ाते हुए एंड लोकल लेवल पे हम जो भी अपने शहर है, गांव है, वहां पे जनसुराज को, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 13-14 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि जनसुराज क्या है, इसके हम्म। मुद्दे क्या है, इसका क्या मोटिवेशन है, क्यों ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज तो हर दूसरे दिन बिहार में बनते हैं, बट हम्म। जनसुराज एक अलग कैसे है, ये चीज लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारा यही मोटिवेशन है एक कि चीज हम। और मैंने नोटिस किया कि जब मैं एज अ ओवरसीज, मतलब मैं पदयात्रा में गया, तो जो पदयात्रा में जो पदयात्री थे उनको एक बहुत खुशी हुई कि यार, मतलब हम जो एज अ पदयात्री हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको लोग आउट ऑफ कंट्री नोटिस कर रहे हैं, उसमें वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए वो काम करना चाहते हैं। तो जो हमारे जनसुराज के भाई बहन जो बिहार में है,
अगर हम उनकी तरफ आए, उनसे मिले जुले, तो उनमें भी एक इच्छा शक्ति का निर्माण होगा। राइट। कि और बिहार के लिए अगर हम अभी 20% या 50% मेहनत करें, तो शायद हमें वो देख के और मोटिवेशन उनका बढ़े, और वो 100% ताकत के साथ बिहार को बदलने की ओर अग्रसर हो। डेफिनेटली उनको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उससे इतना ज्यादा आउटरीच ज्यादा है कि बाहर में, जी बाहर के जी लोग भी जानते हैं कि जनसुराज क्या है एंड इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं एंड कैसे ये काम कर रहा है वहां पे। एंड हम लोग अगर उनको लाइक थोड़ा भी प्रमोट करते हैं, उनसे मिलते हैं जुलते हैं, तो उनको वो मोटिवेशन काफी ज्यादा होगा। एंड आई थिंक ये जो पॉडकास्ट है, जो ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये काफी सही टाइम पे हो रहा है, क्योंकि आज अभी मेरे को पता है कि जैसे मैं अभी जाने वाला हूँ नवंबर में अपने दिवाली छठ के टाइम में, एंड आई थिंक 70-80% लोग जो है सो उस समय प्रिफर करते हैं कि बिहार जाएं। जी तो जी जो लोग भी देखेंगे उनके लिए ये मैसेज होगा, जो लोग भी बाहर से जाते हैं, अगर आप फॉरेन में रहते हैं वहां से जाइए, या फिर आप एनआरबी जो इंडिया के ही हैं, जो दिल्ली मुंबई कोलकाता जहां भी आप रहते हैं, वहां से अगर आप बिहार जाते हैं तो अपना एटलीस्ट 2-3 दिन आप जाइए वहां पे, लोकल लेवल पे। लोग नहीं भी कुछ कर सकते हैं तो कम से कम उनको अप्रिसिएट कीजिए, उनको मोटिवेट जी कीजिए, जो जी 2 साल से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब हम सब के लिए, जो लोग भी बिहार से बाहर रह रहे हैं, सारे यूथ, पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं, वो हमारे पास टाइम है कि 1 महीना में, अगर आप नहीं जानते हैं जनसुराज को, तो इसके बारे में इसके काफी वीडियोज हैं जो कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जी वहां जी से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एंड आप समझिए चीजों को। ऐसा नहीं है कि आप हम हमारे कहने पे, या किसी के प्रशांत के कहने पे, या किसी के भी कहने जी पे जी आप बिल्कुल सर। आप फॉलो कीजिए। अब आप चीजों को देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ये सही मुद्दा है, उठा रहा है, सही बात कर रहा है, आप वोट दीजिए, नहीं दीजिए, बट एटलीस्ट आप मुद्दों से अगर एसोसिएट करते हैं तो आप जन स्वराज को सपोर्ट कीजिए। एंड उसके बाद उनको मोटिवेट कीजिए, ताकि आगे का 2025 का जो विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें तो ऑब्वियसली अभी 14 महीने हैं, काफी टाइम है। अगर हम सही मुद्दा उठाएंगे, सही लोग जुड़ेंगे, सही प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ेंगे, सही एक टर्म है कि आपका लाइक मोटिवेशन सही होना चाहिए, अगर उसके साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस तो मिलेगा ही। प्रशांत का भी यही कहना है कि अगर आप सही उम्मीद के साथ और सही एफर्ट लगाएं तो उसमें सक्सेस मिलता ही है। तो वो उम्मीद हम लोग का ये अंडरस्टैंडिंग तो जरूर है कि 2025 में जो जी भी जी होगा अच्छा ही होगा बिहार के लिए। तो काफी अच्छा लगा। अब मैं इस पॉडकास्ट को खत्म करूंगा। हम लोग लगभग 1 घंटे से बात कर रहे हैं, एंड इस 1 घंटे में मैं समझ रहा हूँ कि आपने जो 10 दिन में वहां पे एक्सपीरियंस किया है, वो आप आई थिंक वो लाइफ टाइम आपके लिए वो एक्सपीरियंस है। एंड हम सबके लिए भी है। काफी थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया फिर से। मेरे को पता है कि नेक्स्ट वीक आप ट्रैवल करने वाले हैं यूएस बैक, जी जी आप ट्रैवल करने वाले हैं, उस बीच में भी आपने टाइम दिया, और आपका जो मोटिवेशन है खासकर जब बाहर रहते हुए भी, और विदाउट आस्किंग एनीथिंग, जो कि हम लोग ऑब्वियसली बाहर रह रहे हैं तो हम लोग को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना या कुछ नहीं करना है, बट उसके अलावा भी जो आपका मोटिवेशन है, जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड होपफुली हम लोग फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे, जी बात पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। एंड फिर आगे जैसे जो होगा हम लोग ऐसे सपोर्ट अपना करते रहेंगे, लोकल जो कि लोकल लोग हैं उन लोगों को। एंड डेफिनेटली आई थिंक वी विल सक्सीड डेफिनेटली। सो इन्हीं बातों के साथ हम लोग ये कंप्लीट करते हैं ये पॉडकास्ट। एंड लास्टली थैंक यू सो मच अगेन। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। Stop. You stop the recording. One second. Just leave the. You can't end this video call yet. Video is being recorded. If you want to end the call, stop recording first. Just leave the call. Recording. I mean, we can edit it. So, one sec. Okay, stop recording.